इस वीडियो में हम बाईवीकली कॉन्टेस्ट 130 की 3 प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। पहली प्रॉब्लम है हमारी चेक इफ ग्रिड सेटिस्फाइज कंडीशंस। इस प्रॉब्लम में हमें एक 2D ग्रिड दिया हुआ है। हमें ये चेक करना है कि क्या उस ग्रिड का हर एक सेल बिलो टू कंडीशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। कंडीशंस क्या है कि वो अपने बिलो सेल के इक्वल होना चाहिए। ग्रिड ऑफ आई जे इक्वल टू ग्रिड ऑफ आई प्लस वन जे, अपने बिलो सेल के इक्वल होना चाहिए। और जो उसके सेल राइट में है उसके वो इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर सारे सेल इन कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं तो हमें ट्रू रिटर्न करना है, अदरवाइज हमें फॉल्स रिटर्न करना है। जैसे अगर हम ये एग्जांपल देखें, इसमें ये वाला सेल बिलो के इक्वल है, राइट के अनइक्वल है। ये वाला सेल देखिए, बिलो के इक्वल है, राइट के अनइक्वल है। हर एक सेल इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसलिए हम क्या रिटर्न करेंगे, ट्रू। अगर ये एग्जांपल देखें, इसमें ये वाला सेल अपने राइट वाले सेल के इक्वल है, यानी कि हमारी कंडीशन वोलेट हो गई, इसलिए हमें फॉल्स रिटर्न करना है। तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, हर एक सेल पर जाए और जो जो हमारी कंडीशन है, बिलो सेल और राइट सेल, इन दोनों पर हमारी कंडीशन चेक कर ले। अगर हर एक सेल कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है तो हमें ट्रू रिटर्न करना है। अगर कहीं पर भी हमारी कोई भी एक कंडीशन फेल हो गई तो उस केस में हमें फॉल्स रिटर्न करना है। तो सिंपली हम इसी प्रोसेस को सिमुलेट करेंगे। हम हर एक सेल पर जाएंगे, बिलो सेल पर अपनी कंडीशन को चेक करेंगे और राइट सेल पर अपनी कंडीशन को चेक करेंगे। कहीं पर भी हमारी कंडीशन वोलेट हो गई तो हम वहीं से फॉल्स रिटर्न कर देंगे। अगर हर एक सेल ने कंडीशन को सेटिस्फाई किया तो उस केस में हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। और हमारी टाइम वेलोसिटी क्या आएगी, हमने एम क्रॉस एन इस साइज के लूप लगाए हैं, उसके अंदर कुछ कांस्टेंट ऑपरेशन किए हैं, तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी, ऑफ एम क्रॉस एन, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी, ऑफ वन। अभी हम सेकंड प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। सेकंड प्रॉब्लम हमारी क्या है, मैक्सिमम पॉइंट्स इनसाइड द स्क्वायर। इस प्रॉब्लम में हमें एक 2D एरे ऑफ पॉइंट्स दिया हुआ है और साथ में एक स्ट्रिंग एस दिया हुआ है। पॉइंट आई क्या रिप्रेजेंट करता है, हमारे ith पॉइंट के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट। और एस ऑफ आई क्या रिप्रेजेंट करता है, उस पॉइंट का टैग। बेसिकली जो भी हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं, हर एक पॉइंट के साथ एक टैग दिया हुआ है। और वो टैग क्या है, लोअर केस इंग्लिश अल्फाबेट लेटर्स, यानी कि A B C अप टू जेड। ये हमारे 26 टैग्स हो सकते हैं। हर एक पॉइंट के साथ एक टैग एसोसिएट कर दिया है और वो टैग क्या है, हमारे A to Z इनमें से हो सकते हैं। 26 हमारे टैग्स हो सकते हैं। अब हमें करना क्या है, एक स्क्वायर कंसीडर करना है जिसका ओरिजिन होगा 0,0। 0,0 उसका सेंटर होगा। उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें एक वैलिड स्क्वायर कंसीडर करना है। वैलिड स्क्वायर क्या होगा, ऐसा स्क्वायर जिसके अंदर ऐसे दो पॉइंट्स ना हो जिनका टैग सेम हो। मल्टीपल पॉइंट हो सकते हैं लेकिन उनका टैग अलग अलग होना चाहिए। कोई भी दो पॉइंट ऐसे नहीं हो सकते जिनका टैग सेम हो। और हमें रिटर्न क्या करना है, ऐसे मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स जो हमारे वैलिड स्क्वायर में आ सकते हैं। जैसे हमें एग्जांपल दिया है, हमें इस सेंटर के अराउंड एक स्क्वायर कंसीडर करना है। स्क्वायर ये हमारा ब्लू, ये भी हो सकता है, 3 साइज का भी हो सकता है, 4 साइज का भी हो सकता है, कितने भी साइज का स्क्वायर हो सकता है। बस कंडीशन क्या है कि उस स्क्वायर के अंदर जो पॉइंट्स आ रहे हो उनके टैग डिफरेंट होने चाहिए। किन्हीं भी दो पॉइंट के टैग सेम नहीं होने चाहिए। जैसे अगर मैं ये ब्लू वाला स्क्वायर कंसीडर करूं, इसके अंदर हमारा एक ये पॉइंट आ रहा है, एक ये पॉइंट आ रहा है, दोनों का टैग डिफरेंट है, एक का ए है एक का बी है। लेकिन अगर मैं ये 3 साइज का स्क्वायर कंसीडर कर लूं, इसके अंदर देखो, एक मेरा यहाँ पर ए टैग, इस टैग का पॉइंट आ रहा है, यहाँ पर भी ए टैग का पॉइंट आ रहा है। दो ऐसे पॉइंट आ गए जिनका टैग सेम है, तो ये मेरा एक वैलिड स्क्वायर नहीं है। तो मेरा वैलिड स्क्वायर मैक्सिमम कितने साइज का हो सकता है, ये 2 साइज का। और इसके अंदर कितने पॉइंट्स आ रहे हैं, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, 2 पॉइंट्स आ रहे हैं। सिमिलरली अगर हम ये वाला एग्जांपल देखें, हमारे 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, 1,1, -2 और -2 2। ये 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, तीनों के टैग दिए हुए हैं ए बी और बी। अगर हम एक साइज का स्क्वायर कंसीडर करें तो इसमें तो हमारा क्या हो रहा है, एक सिंगल एलिमेंट आ रहा है, यानी कि उसका टैग यूनिक ही है। अगर 2 साइज का कंसीडर करूं तो ये दोनों पॉइंट आ जाएंगे, जिससे कि मेरा कंडीशन वोलेट हो जाएगा। तो मैक्सिमम मैं कितने साइज का कंसीडर कर सकता हूँ, ये एक साइज का। और इसमें कितने पॉइंट आ रहे हैं, 1। तो यही मुझे रिटर्न करना है। नाउ इसी में अगर मैं ये पॉइंट बी हटा देता तो मैं ये 2 साइज का कंसीडर कर सकता था, क्योंकि इसमें यूनिक एलिमेंट आते। इसी तरह अगर मान लो यहाँ पर मेरा एक और पॉइंट होता जिसका टैग होता सी, यहाँ पर एक और पॉइंट होता जिसका टैग होता डी।
तो ये सारे पॉइंट पे मेरे इस स्क्वायर के अंदर आ सकते हैं और ये एक वैलिड स्क्वायर है, क्योंकि अभी तक मेरे सारे टैग यूनिक है। अब अगर यहाँ पर मान लो यहाँ पर भी एक पॉइंट होता और उसका टैग भी डी कर दूं, अब ये दोनों पॉइंट मेरे सेम हो जाते, सेम टैग के हो जाते, तो मैं इसको कंसीडर नहीं कर सकता। तो मुझे कैसा स्क्वायर कंसीडर करना है? ऐसा स्क्वायर जिसके अंदर जो पॉइंट्स आ रहे हो उनका टैग यूनिक हो, और ऐसे जितने पॉइंट मैं अपने स्क्वायर के अंदर ले सकता हूँ मुझे वो मैक्सिमम पॉइंट्स लेने हैं। अब हम इस प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे करें? इसके लिए आप एक चीज ऑब्जर्व करो, हमारे टैग्स यूनिक होने चाहिए। जो भी हमारा वैलिड स्क्वायर हो उसमें हमारे टैग्स यूनिक होने चाहिए, और हमारे टैग सारे क्या है? लोअर केस अल्फाबेट लेटर्स, यानी कि मैक्सिमम हमारे 26 टैग्स हो सकते हैं। तो हमारे आंसर में मैक्सिमम 26 पॉइंट्स हो सकते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा जब भी हम पॉइंट्स लेंगे तो हमारा टैग रिपीट होगा ही होगा, क्योंकि हमारे पास केवल 26 यूनिक टैग्स ही हैं। तो मैक्सिमम हमारे इतने ही पॉइंट्स हो सकते हैं। और साथ में एक चीज नोट करो, ये जो हमारे टैग हैं, हमारी कंडीशन है कि कोई भी ऐसे पॉइंट दो हमारे नहीं होने चाहिए जिनका टैग सेम हो। तो अगर हम हर एक टैग के कोरोस्पोंडिंग स्टोर कर ले कि वो कहाँ कहाँ पर आ रहे हैं, जैसे वो मिनिमम बाउंड्री क्या आ रही है, सेकंड मिनिमम बाउंड्री क्या आ रही है, थर्ड मिनिमम बाउंड्री क्या आ रही है, एंड फोर्थ एंड सो ऑन, उस टैग के कोरोस्पोंडिंग जो मिनिमम पॉइंट, 0 0 के सबसे पास पॉइंट कौन सा है, फिर उससे दूर कौन सा है, फिर उससे दूर कौन सा है, फिर उससे दूर कौन सा है, सेम हम बी के लिए कर ले, सेम हम सी के लिए, सेम हम जेड के लिए कर ले। बेसिकली हर एक टैग के कोरोस्पोंडिंग पॉइंट्स को डिस्टेंस के बेस पर सॉर्ट कर दें। इससे हमारा बेनिफिट क्या होगा? अब हमें पता है कि हम सेकंड मिन, जो भी ये हमारा टैग के कोरोस्पोंडिंग सेकंड टाइम जब वो आ रहा है, उस साइज का स्क्वायर हम कंसीडर नहीं कर सकते, केवल उससे छोटा। बेसिकली जो भी ए के कोरोस्पोंडिंग सेकंड टाइम वो आ रहा होगा, वो हमारी उसके लिए लिमिट हो जाएगी। सिमिलरली बी के लिए हमारी कोई लिमिट आएगी, सी के लिए कोई लिमिट आएगी, डी के लिए कोई आएगी, एंड अप टू जेड के लिए हमारी कोई लिमिट आएगी। ये लिमिट का मतलब क्या है? कि हमारा जो वैलिड स्क्वायर का साइज होगा वो इससे बड़ा नहीं हो सकता। जो भी ये लिमिट्स हैं इनसे बड़ा तो नहीं हो सकता। तो जो भी ये हमारी लिमिट्स आई, इन सब का हम मिनिमम ले लें। इससे हमें क्या पता चल गया कि हमारा मैक्सिमम इस साइज तक का ही स्क्वायर हो सकता है। 0 0 से इतने साइज का ही स्क्वायर हो सकता है, वही वैलिड हो सकता है। तो वो वैलिड स्क्वायर है, उसके अंदर हमारे कितने पॉइंट्स आ रहे हैं, हमें तो वही रिटर्न करना है। हमने सबसे पहले निकाल लिया कि हमारे वेल्ड स्क्वायर की मैक्सिमम लेंथ कितनी हो सकती है। कैसे निकाल लिया? हर एक टैग के कोरोस्पोंडिंग पहला पॉइंट कौन सा है नियरेस्ट, सेकंड नियरेस्ट कौन सा है, और दोनों एक साथ आ नहीं सकते। तो जो भी सेकंड होगा और उसके बाद का होगा, हमें उससे छोटे साइज का स्क्वायर कंसीडर करना है। हमने हर एक टैग के लिए ये निकाला, तो जो भी हमारा मिनिमम आएगा वो हमारी लिमिट हो जाएगी कि हमारा स्क्वायर इससे छोटा ही होना चाहिए। अब हमें वैलिड स्क्वायर की लेंथ पता चल गई। अब हमें देखना है कि इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट्स आ रहे हैं। एक तरीका तो क्या है कि हम जो भी पॉइंट्स हैं उन सब पर लूप लगाएं, देखें कि वो इसके अंदर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। या फिर क्योंकि हमने हर एक पॉइंट का मिनिमम निकाल रखा है, हर एक पॉइंट का मिनिमम निकाल रखा है, यानी कि वो 0 0 के नियरेस्ट कितने डिस्टेंस पर आ रहा है, तो क्यों ना हम उसको डायरेक्टली इससे कंपेयर कर लें। हमें पता है कि कोई भी सेकंड मिनिमम वाला पॉइंट हमारा नहीं आ सकता, वो तो बाहर ही रहेगा। केवल मिनिमम वाले पॉइंट्स ही हमारे वैलिड स्क्वायर के अंदर आ सकते हैं। तो जो हमारी लिमिट है, हम केवल इन मिनिमम पॉइंट्स 26 मैक्सिमम हो सकते हैं, केवल इन पॉइंट्स को ही चेक कर ले कि क्या ये हमारे स्क्वायर के अंदर है या फिर बाहर है। अकॉर्डिंगली हमारा आंसर अपडेट हो जाएगा। जैसे मान लो मैं पॉइंट्स को थोड़ा सा अपडेट कर देता हूँ। मैं बोलता हूँ कि ए मेरा यहाँ पर है, बी मेरा यहाँ पर है, यहाँ पर बी की जगह मेरा सी है, फिर नेक्स्ट ए मेरा यहाँ पर है, नेक्स्ट बी मेरा यहाँ पर है, और यहाँ पर इसके बाहर मेरा एक डी पॉइंट है। अब मुझे पता चल गया कि यहाँ पर मेरा सेकंड ए आ रहा है, यानी मेरा स्क्वायर इससे छोटा ही होना चाहिए। तो ए के कोरस्पोंडिंग मेरा मैक्सिमम स्क्वायर इतना हो सकता है। बी के कोरस्पोंडिंग देखो तो मेरा यहाँ तक हो सकता है, थोड़ा सा और बड़ा हो सकता है। सी के कोरस्पोंडिंग देखो तो कोई लिमिट ही नहीं है, सेकंड टाइम सी आ ही नहीं रहा। डी के कोरस्पोंडिंग देखो तो भी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन हमें लिमिट क्या लेनी पड़ेगी? जो भी सबसे छोटा हमारा वैलिड स्क्वायर होगा, जो कि ए के कोरस्पोंडिंग है, यही हमारा वैलिड स्क्वायर हो सकता है। अब हमें वैलिड स्क्वायर की लेंथ पता चल गई। अब सिंपली हमें क्या देखना है कि इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं। तो हमने ए बी सी डी चारों का फर्स्ट पॉइंट कहाँ पर आ रहा है वो स्टोर करके रख रखा है, और इसमें केवल वही आ सकता है। सेकंड पॉइंट तो हम कंसीडर कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर सेकंड कंसीडर करेंगे तो फर्स्ट भी आएगा और हमारी कंडीशन वोलेट हो जाएगी। तो हम केवल
इस पॉइंट ए, इस बी, इस सी और इस डी, केवल इन 4 पॉइंट्स को देखेंगे कि क्या हमारे इस वैलिड स्क्वायर के अंदर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। आ रहे हैं तो अपने आंसर में 1 ऐड कर देंगे, नहीं आ रहे तो उसको स्किप कर देंगे। जैसे ए आ रहा है, बी आ रहा है, सी आ रहा है और डी नहीं आ रहा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 3। इस प्रॉब्लम के हमारा आंसर आ जाएगा 3। तो यही हमारी अप्रोच रहेगी कि हर एक टैग के कोरस्पॉन्डिंग फर्स्ट मिनिमम और सेकंड मिनिमम निकालो, उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें बाउंड्री मिल जाएगी। फिर उस बाउंड्री के कोरस्पॉन्डिंग 26 पॉइंट चेक कर लो कि वो हमारी रेंज में है या नहीं है। हमें पता है कि हमारे टैग लोअर केस इंग्लिश अल्फाबेट लेटर्स हैं, जो कि मैक्सिमम 26 हो सकते हैं। तो हमने यहाँ पर अल्फाबेट साइज, बेसिकली हमारे टैग मैक्सिमम कितने हो सकते हैं वो डिफाइन कर दिया एक मैक्रो से। फिर हमें फर्स्ट मिनिमम और सेकंड मिनिमम ये फाइंड आउट करना था। तो हमने दो वेक्टर ले लिए 26 साइज के, जिसमें हम हर एक टैग के कोरस्पॉन्डिंग जो नियरेस्ट पॉइंट है और सेकंड नियरेस्ट पॉइंट है वो स्टोर करेंगे। फिर हमने हर एक पॉइंट को कंसीडर किया। अब मान लो कि हमारे पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 2,3, एक्स कोऑर्डिनेट है 2, वाई कोऑर्डिनेट है 3। अब हमें अगर स्क्वायर बनाना है और इस पॉइंट को अपने स्क्वायर में लेना है, तो हमारा स्क्वायर 3 साइज का होना चाहिए। यानी कि जो भी एक्स और वाई कोऑर्डिनेट का मैक्सिमम होगा उतना हमारा स्क्वायर होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने वही किया है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट इन दोनों का मैक्सिमम लिया है कि अगर हमें इस पॉइंट को अपने स्क्वायर में लेना है तो उसके लिए किस साइज का हमें स्क्वायर लगेगा, जो भी इन दोनों का मैक्सिमम होगा। तो हमने ये स्क्वायर का साइज निकाला है। अगर ये स्क्वायर का साइज जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है उससे भी छोटा है, यानी कि हमें एक नियरेस्ट पॉइंट मिल गया, तो हम फर्स्ट पॉइंट में ये अपडेट कर देंगे और जो हमारा फर्स्ट पॉइंट पहले था वो सेकंड नियरेस्ट हो जाएगा। यानी कि अगर हमारा एक पॉइंट ये है और जो करंट पॉइंट कंसिडर करें वो ये है, ओरिजिन मान लेते हैं हमारा ये है, तो पहले हमारा नियरेस्ट पॉइंट ये था, ये हमने स्टोर कर रखा था। अब हमें ये और नियरेस्ट मिल गया, सेम टैग का पॉइंट और नियरेस्ट मिल गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा और ये हमारा सेकंड नियरेस्ट हो जाएगा। तो यही चीज हमने यहाँ पर की है। अगर इसका डिस्टेंस फर्स्ट से दूर है, यानी कि मान लो फर्स्ट हमारा यहाँ पर था और ये आया यहाँ पर, तो हमारा सेकंड यहाँ पर भी हो सकता था, यहाँ पर भी हो सकता था। तो हमने वही चेक किया है कि ये वाला पॉइंट सेकंड मिनिमम से छोटा है या नहीं है। अगर छोटा है तो सेकंड मिनिमम को अपडेट कर दो। हर एक पॉइंट को कंसीडर करो, उसको इंक्लूड करने के लिए जो हमें स्क्वायर चाहिए होगा उसका साइज निकालो, उसको देखो कि वो हमारा मिनिमम है सेकंड मिनिमम है, कहाँ पर लाई कर रहा है। अकॉर्डिंगली हमारा नियरेस्ट और सेकंड नियरेस्ट पॉइंट को अपडेट कर दो। और ये जो इक्वेशन है एस आई माइनस ए, एस आई हमारा क्या था? टैग था, जो कि ए टू जेड ये रिप्रेजेंट कर रहा था। माइनस से हम किस लिए कर रहे हैं? ताकि हम इसको 0 to 25 इसमें कन्वर्ट कर पाए, बेसिकली एरे के इंडेक्सेस में। हमारे ए टू जेड थे, इनको हम 0 to 25 एरे के इंडेक्सेस में मैप कर रहे हैं। तो हर एक टैग के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास फर्स्ट मिनिमम सेकंड मिनिमम आ जाएगा। और अब हमारी लिमिट क्या होगी? जो भी सारे सेकंड मिनिमम थे उनमें से जो सबसे छोटा है, तो हम 26 साइज का लूप लगाएंगे हमारे सेकंड पर। जो भी हमारे सेकंड नियरेस्ट है हर एक टैग के कोरस्पॉन्डिंग, उनमें जो भी मिनिमम होगा वो हम अपडेट कर देंगे कि हमारा मैक्सिमम वैलिड स्क्वायर इससे छोटा ही होना चाहिए, इससे बड़ा नहीं हो सकता। तो हमने हमारे स्क्वायर के साइज की लिमिट निकाल ली कि इससे छोटा ही हो सकता है स्क्वायर, इसके इक्वल या इससे बड़ा नहीं हो सकता। फिर सिंपली हम क्या चेक कर रहे हैं? हमने सबके नियरेस्ट डिस्टेंस स्टोर किए थे, हर टैग के कोरस्पॉन्डिंग नियरेस्ट स्टोर किया था। तो हम वही चेक कर रहे हैं कि हर टैग के कोरस्पॉन्डिंग जो नियरेस्ट पॉइंट था वो हमारी अगर लिमिट से छोटा है, यानी कि हमारे वैलिड स्क्वायर के अंदर आ रहा है, तो अपने आंसर को 1 से प्लस कर दो। नहीं आ रहा तो उसको इग्नोर कर दो। हमारे पास आंसर में सारे वैलिड पॉइंट्स आ जाएंगे जिसको हम रिटर्न कर देंगे। इससे हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी? यहाँ पर हमने एक एन साइज का लूप लगाया है, यहाँ पर एक 26 साइज का, यहाँ पर एक 26 साइज का। बाकी ऑपरेशन तो हमारे कॉन्स्टेंट है। तो हम कह सकते हैं कि हमारी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किससे डोमिनेट हो रही है? ओ ऑफ एन, इस लूप से। और हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या लगेगी? हमने दो 26 साइज के वेक्टर लिए हैं, जिसकी वजह से हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी ओ ऑफ 26। अब हम थर्ड प्रॉब्लम को डिस्कस कर लेते हैं। मिनिमम सबस्ट्रिंग पार्टीशन ऑफ इक्वल करेक्टर फ्रीक्वेंसी। हमें एक स्ट्रिंग दिया हुआ है जिसको हमें वन और मोर बैलेंस सबस्ट्रिंग में पार्टीशन करना है। बैलेंस सबस्ट्रिंग क्या है? जैसे मान लो आपका स्ट्रिंग ये है, इसके अंदर आपके 3 करेक्टर्स हैं ए बी और सी। अगर इस स्ट्रिंग में इन सबकी फ्रीक्वेंसी इक्वल है, जैसे ए की 2 है, बी की 2 है, सी की 2 है, सबकी फ्रीक्वेंसी इक्वल है, तब तो वो बैलेंस्ड है। अगर इक्वल नहीं है तो वो बैलेंस्ड नहीं है।
तो हमें क्या करना है, जो स्ट्रिंग हमें दिया है उसको वन और मोर बैलेंस सब स्ट्रिंग में पार्टीशन करना है। इस तरह से पार्टीशन करना है कि जो भी हमारे पार्टीशन हो, हर एक हमारा बैलेंस सब स्ट्रिंग हो। और इस तरह से हम जितने मिनिमम पार्टीशन कर सकते हैं वो हमें रिटर्न करना है। जैसे इस केस में हमने दो पार्टीशन किए तो हमारे तीन सब स्ट्रिंग बनेंगे। तो जितने हम मिनिमम नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग अचीव कर सकते हैं वो हमें रिटर्न करना है। जैसे अगर हमें पार्टीशन की जरूरत ही ना पड़े तब तो हमारा सिंगल सब स्ट्रिंग रहेगा। अगर हम एक पार्टीशन कर पाए तो हमारे दो बन जाएंगे, दो करें तो तीन बन जाएंगे। हमें मिनिमम नंबर ऑफ पार्टीशन करने हैं और इस तरह से करने हैं कि जो जो पार्टीशन करने के बाद हमारे स्ट्रिंग बने वो हमारे बैलेंस्ड होने चाहिए, यानी उनमें हर एक कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी इक्वल होनी चाहिए। जैसे अगर ये एग्जांपल देखें, FABC CDDG, इसमें हमारे पास मल्टीपल तरीके हैं जिसमें हम स्ट्रिंग को पार्टीशन कर सकते हैं। जैसे हम चाहें तो सिंगल सिंगल कैरेक्टर इसमें पार्टीशन कर दें। इसमें तो सिंगल ही कैरेक्टर है तो सारे हमारे बैलेंस स्ट्रिंग होंगे, लेकिन इससे क्या है, हमारे पार्टीशन ज्यादा हो जाएंगे। तो हमें कम करने का ट्राई करना है। तो इसके लिए बोल रहे हैं कि हम इस तरह से FAB, इसमें सबकी एक एक फ्रीक्वेंसी है, ये बैलेंस्ड हो गया। CCDD, इसमें सबकी दो हो गई, ये भी बैलेंस्ड है। इसमें सिंगल कैरेक्टर है, ये भी बैलेंस्ड है। इस तरह से अगर तीन पार्टीशन करेंगे तो भी हमारा बैलेंस्ड सबस्ट्रिंग रहेंगे। और हम इस प्रॉब्लम के लिए मिनिमम नंबर ऑफ पार्टीशन यही अचीव कर सकते हैं कि हम दो जगह पर पार्टीशन करें, हमारे तीन सबस्ट्रिंग आएंगे। तो वो हमें रिटर्न करना है कि कितने सबस्ट्रिंग में हम उसको डिवाइड कर पा रहे हैं। सिमिलरली अगर ये एग्जांपल देखें तो इसमें हमारे इस तरह से पार्टीशन कर सकते हैं, इन दो सबस्ट्रिंग में डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा बैलेंस्ड हो जाएगा। नाउ अब एक चीज ऑब्जर्व करो कि अगर हम हर एक पॉइंट के बाद पार्टीशन कर देते तो हमारा बैलेंस सबस्ट्रिंग तो होता ही होता, यानी कि एनी हाउ हम आंसर तो अचीव कर ही सकते हैं। लेकिन हमारा एम क्या है कि हमें मिनिमम पार्टीशन अचीव करने हैं। अब मिनिमम पार्टीशन अचीव करने के लिए हो सकता है कि हमें पहला पार्टीशन यहाँ पर करना पड़े, या फिर यहाँ पर करना पड़े, या फिर यहाँ पर करना पड़े, क्योंकि हमारा कंडीशन फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा है। तो वो कहीं पर भी पार्टीशन करने से मिनिमम हो सकता है। हम ये गारंटी से नहीं कह सकते कि हमारा सेकंड इंडेक्स के बाद, थर्ड इंडेक्स के बाद, या किसी पर्टिकुलर इंडेक्स के बाद पार्टीशन करने से ही हमारा मिनिमम आएगा। तो यानी कि हमें सारे के सारे पार्टीशंस को ट्राई करना पड़ेगा। तो हमें हर एक पॉइंट, जैसे यहाँ पर आ रहे हैं तो हमें कि यहाँ पर पार्टीशन करें या ना करें, हमें दोनों चीजों को ट्राई करना पड़ेगा। जो हमारी पिक नोट पिक अप्रोच होती है वही। पिक हमारा क्या होगा कि यहाँ पर पार्टीशन कर दो, नोट पिक क्या होगा कि यहाँ पर पार्टीशन ना करो। हमें हर एक पॉइंट पर ये दोनों पार्ट्स को कंसीडर करना पड़ेगा। लेकिन हमें एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे हम यहाँ पर इसको पार्टीशन कर सकते हैं, बी यहाँ पर भी इसको कर सकते हैं, लेकिन ए बी ए क्या मैं इसको यहाँ पर पार्टीशन कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि A B A पार्टीशन करने के बाद मेरा एक सबस्ट्रिंग ये बनेगा और ये बैलेंस्ड नहीं है। ए की फ्रीक्वेंसी 2 है, बी की फ्रीक्वेंसी 1 है। तो ये मेरा एक बैलेंस पार्टीशन नहीं है। तो पार्टीशन करने से पहले हमें क्या ध्यान रखना है? ये चेक करना है कि वो मेरा बैलेंस्ड है या नहीं है। और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? सिंपल हमारा एक इस बैलेंस फंक्शन लिख सकते हैं और उसके अंदर क्या कर सकते हैं? हर एक कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लें और देख लें कि सबकी फ्रीक्वेंसी इक्वल आ रही है या नहीं आ रही। अगर इक्वल आ रही है तो वो एक बैलेंस पार्टीशन है और हम यहाँ पर पार्टीशन कर सकते हैं। अगर नहीं आ रही तो हम वहां पर पार्टीशन नहीं कर सकते। तो हम सिंपली इसके लिए रिकर्सिव फंक्शन लिखेंगे जिसमें हम हर एक पॉइंट पर पार्टीशन करने का ट्राई करेंगे, हमारी पिक नोट पिक अप्रोच की तरह। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि हम पार्टीशन तभी कर सकते हैं जब पार्टीशन करने के बाद जो हमारा सबस्ट्रिंग बन रहा हो वो बैलेंस्ड हो। और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? एक सिंपल अपना फंक्शन लिख सकते हैं जो कि इस सबस्ट्रिंग के कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी को चेक करेगा कि सारी सेम है या फिर नहीं है। जो भी हमारी ये पार्टीशन टाइप की प्रॉब्लम होती है, इन सब में पैटर्न सेम ही फॉलो होता है कि हमें सारे पॉसिबल पार्टीशंस को ट्राई करना है। बस जो पार्टीशन करने की कंडीशन है वो चेक करनी होती है कि वो हमारी सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही। जैसे इसमें कंडीशन क्या है कि हमारा सबस्ट्रिंग बैलेंस होना चाहिए। किसी में आपको कंडीशन क्या दे दी जाती है कि आपका सबस्ट्रिंग पैलिंड्रोम होना चाहिए। तो आपकी कंडीशन अलग अलग हो सकती है बट सबका जनरल फॉर्मेट सेम ही रहेगा। और जब भी आप पिक नोट पिक इस टाइप का रिकर्शन लिखते हो तो आपकी स्टेट्स रिपीट होती ही होती है और अपनी रिपीटेड स्टेट्स को आप मेमोराइज कर सकते हो ताकि आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेटर आए। तो हमने रिकर्शन के साथ साथ यहाँ पर एक डीपी एरे का भी यूज किया है। पहले हम केवल रिकर्सिव कोड देखेंगे, फिर देखेंगे कि हमने डीपी एरे 1D क्यों लिया है। सबसे पहले हम जीरोथ इंडेक्स से शुरू करेंगे, हमारा स्ट्रिंग पास कर देंगे और ये हमारी डीपी। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे कि हमने डीपी किस तरह से इसमें लगाई है। रिकर्सिव फंक्शन में हमने क्या किया?
इंडेक्स और अपना स्ट्रिंग पास कर दिया। फिर हमारा बेस केस क्या होगा? अगर हम आउट ऑफ बाउंड चले गए, यानी कि हमने सारे पार्टीशन अचीव कर लिए, हम और फर्दर सबस्ट्रिंग में डिवाइड नहीं करेंगे। हमें जितने सबस्ट्रिंग में डिवाइड करना था हमने कर लिया, तो हम यहाँ से 0 रिटर्न कर देंगे। ये हमारी बेस कंडीशन हो गई कि हमने पूरे के पूरे स्ट्रिंग को रिक्वायर्ड पार्टीशंस में डिवाइड कर दिया। तो इसके लिए आंसर कैलकुलेट करो और उसको मिनिमम से कंपेयर कर लो। फिर उसके बाद हमें क्या करना था? अगर हमारा बेस केस नहीं है तो हमें सारी की सारी पॉसिबिलिटीज को ट्राई करना था। सारी पॉसिबिलिटीज क्या थी? कि अगर मैं अभी इस इंडेक्स पर हूं, तो इसके यहाँ पर पार्टीशन कर दूं, इसके एक बात कर दूं, इसके दो बात कर दूं, इसके तीन बात कर दूं, इसके चार बात कर दूं। मैं इंडेक्स से लेकर जब तक मेरा एरे खत्म नहीं होता, मैं सारे के सारे पार्टीशंस को ट्राई करूं। तो मैंने लूप लगा दिया। स्टार्टिंग में लूप कहां से कहां तक लगेगा? 0 से लेकर n-1 तक। फिर मान लो मैंने कहीं पर यहाँ पर पार्टीशन ले लिया, तो अगला इंडेक्स में रिकर्शन में ये पास कर दूंगा। मान लेता हूँ मैंने 0 और 1 को पार्टीशन कर दिया, तो मेरा इंडेक्स क्या पास कर दूंगा? 2। तो फिर इस लूप के अंदर मैं 2 से लेकर n-1 की फर्स्ट पार्टीशन तो इतना कर लिया। दूसरा पार्टीशन मैं यहाँ पर भी कर सकता हूँ, 2 के बाद, 3 के बाद भी कर सकता हूँ, 4 के बाद भी, 5 के बाद भी, 6 के बाद भी। कहाँ पर करूँ? मुझे सारे के सारे ट्राई करने हैं। तो इस टाइप की प्रॉब्लम हम क्या करते हैं? इंडेक्स से लेकर एरे के साइज हर एक पॉइंट पर पार्टीशन करने का ट्राई करते हैं। पार्टीशन करने से पहले हमें ध्यान क्या रखना है? कि हमारा पार्टीशन पॉसिबल भी होना चाहिए, कि जो सब स्ट्रिंग बने वो हमारा बैलेंस्ड होना चाहिए। तो उसको क्या करने के लिए हमने बैलेंस्ड इज बैलेंस्ड ये फंक्शन लिखा है। हमने जो भी इंडेक्स कंसीडर किया, उस इंडेक्स पर जो करेक्टर है उसकी फ्रीक्वेंसी को हमने अपडेट कर दिया। हमारे करेक्टर ए टू जेड सारे लोअर केस हो सकते हैं, तो हर एक की फ्रीक्वेंसी को स्टोर करने के लिए हमने क्या किया? एक 26 साइज का वेक्टर ले लिया, और जो जो करेक्टर हम एनकाउंटर करते जा रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी को हम 1 से प्लस कर देंगे। फिर हमने ये फ्रीक्वेंसी इस बैलेंस इस फंक्शन में पास किया है। ये बेसिकली क्या चेक करेगा? कि जो भी हमारे सारे करेक्टर्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी अब तक इक्वल आई है या नहीं। बेसिकली जो हमारा करंट पार्टीशन हम देख रहे हैं वो हमारा बैलेंस्ड है या फिर नहीं है। अगर बैलेंस्ड है तो हम वहां पर पार्टीशन को ट्राई कर सकते हैं। हम पार्टीशन कर दिया, यानी कि हमारा एक सबस्ट्रिंग जनरेट कर दिया और नेक्स्ट इंडेक्स से फर्दर रिकर्शन को कॉल कर दिया। और क्योंकि हमें मिनिमम नंबर ऑफ पार्टीशन चाहिए, तो हमने एक रिजल्ट वेरिएबल लिया और जो भी हमें मिनिमम आया वो अपने रिजल्ट में स्टोर करते गए, और लास्ट में उसी को हम रिटर्न कर देंगे। और क्योंकि जो भी इस टाइप का हम रिकर्शन लिखते हैं कि सारे पॉसिबल पार्टीशन को ट्राई कर रहे हैं, इसमें हमारी स्टेट्स रिपीट होती ही होती हैं, तो हम इस पर मेमोरेशन लगा सकते हैं। तो मेमोरेशन किस पर लगाते हैं? जो हमारे चेंजिंग वेरिएबल्स होते हैं। यहाँ पर चेंजिंग वेरिएबल्स क्या है? इंडेक्स है, एक ही वेरिएबल है, इसलिए हमने 1D साइज का डीपी वेक्टर लिया था, उसको अपने रिकर्सिव फंक्शन में पास कर दिया था। बेस केस चेक करने के बाद हमने चेक कर लिया कि क्या हमने इसकी स्टेट को ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है, तो यहीं से रिटर्न मार जाओ। नहीं कर रखा तो अपनी सारी पॉसिबिलिटीज को ट्राई करो, और लास्ट में आंसर को रिटर्न करने से पहले उसको अपने डीपी वेक्टर में मेमोराइज कर लो। आप जितनी भी इस पार्टीशन टाइप की प्रॉब्लम्स को देखोगे, सब में आपका कंसेप्ट सेम ही रहेगा। बस ये इज बैलेंस जहां पर हम फ्रीक्वेंसी को चेक कर रहे हैं, यहाँ पर आपकी कंडीशन अलग हो जाएगी। जैसे किसी प्रॉब्लम में आस्क कर लेते हैं कि स्ट्रिंग आपका पैलिंड्रोम होना चाहिए, तो आप यहाँ पर इज पैलिंड्रोम इस टाइप का एक फंक्शन लिख दोगे। अब देख लेते हैं कि इज बैलेंस ये फंक्शन आपका है क्या। इसमें बेसिकली हम हर एक एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी चेक कर रहे हैं। हमने 0 to 26 इस साइज का लूप लगाया। अगर वो करेक्टर कभी एनकाउंटर हुआ है, यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी अगर अभी 0 नहीं है, तो उस केस में हम मिनिमम फ्रीक्वेंसी और मैक्स फ्रीक्वेंसी इसको अपडेट कर ले रहे हैं। ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर आपकी जो जो फ्रीक्वेंसी आई है मिनिमम और मैक्सिमम इक्वल है, यानी कि सारे करेक्टर्स की फ्रीक्वेंसी इक्वल है, तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। अगर मिनिमम और मैक्सिमम अलग है, यानी कि सारे करेक्टर्स की फ्रीक्वेंसी इक्वल नहीं है, तो हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। तो हम फ्रीक्वेंसी एरे पर लूप लगा रहे हैं, मिनिमम और मैक्सिमम को अपडेट कर रहे हैं, लास्ट में यही चेक करें मिनिमम मैक्सिमम सेम है, तो यानी सबकी फ्रीक्वेंसी सेम है, तो ट्रू रिटर्न कर दो, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न कर दो। अब इसकी हमारी टाइम वेलोसिटी क्या होगी? हमने एक 1D डीपी एरे लिया, यानी कि जितने हमारे इंडेक्स होंगे उतनी हमारी स्टेट्स होंगी, एन हमारे इंडेक्स होंगे, जो भी हमारे स्ट्रिंग का साइज होगा। अब हर एक स्टेट को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पर एक एन साइज का लूप लगा रहे हैं। इंडेक्स से लेकर जो भी हमारे स्ट्रिंग का साइज है, एन साइज का यहाँ पर लूप लगा रहे हैं, और इसके अंदर ये इज बैलेंस फंक्शन ये कॉल कर रहे हैं। ये कितने साइज का लूप लगा रहा है? 26 साइज का, यानी कि यहाँ से हमारा n×26 हमारी n स्टेट्स हैं। हर एक स्टेट को कैलकुलेट करने के लिए n×26 इतना टाइम लग रहा है, तो हमारी ओवरऑल टाइम वेलोसिटी क्या आ जाएगी? n×n×26, जिसको हम कह सकते हैं n स्क्वेयर। और हमें स्पेस कितना लगेगा? एक हमारे डीपी वेक्टर के लिए, और हर एक स्टेट के लिए हमें ये फ्रीक्वेंसी एरे भी बनाना पड़ेगा। तो n×26 इतना हमें स्पेस लगेगा। थैंक यू गाइस।